हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक, जिन्होंने इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को अल अज़ीज़िया केस में सज़ा सुनाई थी, और उसके बाद आपको याद होगा कि गुज़िश्ता माह मरियम नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ ने, जो मुस्लिम लीग नून के सरबरा और साबिक और वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक वीडियो दिखाई थी जिसमें कहा गया था कि अरशद मलिक साहब ने इस बात का इकरार किया है कि उन्होंने दबाव में आकर नवाज़ शरीफ को सज़ा सुनाई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ज़ाहिर है गदर मच गया और जज साहब ने एक प्रेस रिलीज़ इशू की 7 जुलाई को, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है और ये जो सारे इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने दबाव में आकर के सज़ा सुनाई नवाज़ शरीफ को, ये इल्ज़ामात गलत हैं। साथ ही उन्होंने FIA में कंप्लेंट भी दायर की कि ये वीडियो जो है जिन्होंने बनाई है, उन्होंने उनकी शोहरत को दाग लगाने की कोशिश की है। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो आज एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक अरशद मलिक साहब को न सिर्फ सस्पेंड की मुअत्तल किया गया है, बल्कि उनको उनके पेरेंट डिपार्टमेंट यानी लाहौर हाई कोर्ट भिजवाया गया है, इस सिफारिश के साथ कि बज़ाहिर जज अरशद मलिक ने कोड ऑफ कंडक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी की है जज के, और उनके ख़िलाफ़ जो है वो इंज़बाती कार्रवाई की जाए। अब सुप्रीम कोर्ट भी इस मैटर को लेकर कल फ़ैसला सुना रहा है। ये फ़ैसला ट्यूसडे को यानी मंगल के रोज़ जो है रिज़र्व किया गया था और इसकी डेट दी गई है अब कल जुम्मा है, जो अमूमन शरीफ फैमिली के लिए सही नहीं होता, मगर इस केस में कम अज़ कम ये लगता है कि शायद अदालत जो है जो एक इंक्वायरी कमीशन या जुडिशल कमीशन की सिफारिश की गई है कि वो बनाती है या नहीं बनाती है। मुस्लिम लीग नून को इस बात की कवी उम्मीद है कि शायद जो उनका मुतालबा भी है कि शायद रीट्रायल हो जाए नवाज़ शरीफ साहब का, जिसके जो इम्कानात हैं वो बहुत ही कम हैं। लेकिन इसमें एक और मसला ये भी है, उनको शायद ज़्यादा इतनी खैर मचानी है मैंने कि मेरा ख्याल शायद थोड़ा कब्ल वक्त होगा अगर वो अभी से ही पार्टी डाल दें। मिठाइयाँ तो बिल्कुल ही ना खिलाएं। मिठाइयों पे तो बैन लगा दें, शुगर फ्री कम से कम। वो जो भी है यार, वो हलक में फंस जाती हैं, इसका तो बहुत लंबी एक हिस्ट्री है हमारे यहाँ। जज मलिक साहब की ही प्रेस रिलीज और जज मलिक साहब की ही एफिडेविट ने फंसाया है। बिल्कुल, उन्होंने सच्चाई के साथ हर बात कह दी थी। सर वो मतलब समटाइम्स ट्रूथ इज अ वेरी डेंजरस थिंग, ठीक है ना। जैसे अब आप मेन पॉइंट जो है, जो चीफ जस्टिस साहब ने 2 दिन पहले कहा था कि ये खतरनाक सिचुएशन इसलिए है क्योंकि अगर एक जज एक ऐसी पोजीशन में आ गया कि वो वल्नरेबल है टू ब्लैकमेल ना, या टू बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, चाहे वो कोई एक शख्स कर रहा हो या कोई हुकूमत कर रही हो या कोई जमात कर रही हो, तो इसका क्योंकि उसके क्लोजेट में एक नहीं शायद 3-4 ढांचे और फिर थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन ये थी कि उन्हें ब्राइब करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ब्राइबरी से इनकार किया, मगर वो राइवेंट चले गए, मगर वो सऊदी अरब में। अच्छा, और आप ये भी पॉइंट देखें और ये और मशवरा भी दिया कि अपील में क्या किया जाए, वो भी दबाव। तो देखें ये इन्होंने अपने आप को ही फंसा दिया ना, अपने आप को अपनी सफाई पेश करते हुए, जैसे भी आप इसको देखना चाहें। लेकिन यार इसका एक और आउटकम हो सकता है, इमीडिएट आउटकम नहीं, ठीक है, कि इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए हैं कि मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, ठीक है, और अगर वो पहला जो गरीबों वाला वीडियो है अगर वो भी सही साबित हो जाता है तो बिल्कुल कोई चीज़ थी जिसके ऊपर ब्लैकमेल आप हो रहे थे। अदरवाइज आप शराफत अपनी जगह, आप इतनी देर जिपर लगा के क्यों बैठे हुए जब आपको पता है कि थोड़ी सी आपको एक बात करने की देर थी और आसमान टूट जाते कि सर ये देखें। ये तो स्मोकिंग गन है ना जी, आप केस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश। वज़ीर आज़म का फैसला आपने सुनाया ऑल ऑफ दैट, लेकिन कुछ नहीं कहा अंटिल दिस हैपेंस। तो एक तो अपने आप को तो इन्होंने फंसाया है, लेकिन ये जो ब्लैकमेलिंग की बात है और ये जो धमकियों की बात है, अगर इस पर एक्शन इन द फ्यूचर लिया जाए तो ये तो एक और केस है जो फिर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जाएगा। और अब जो कल हमने मुद्दा उठाया था उसकी भी थोड़ी बात कर लें। कंदील बलोच वाला, कंदील बलोच के बारे में था कि जी वो उनके वालिदैन ने, मोहम्मद अजीम और अनवर बीबी ने जो है वो अदालत के सामने इस्तदा की है कि हमें अपने 2 बेटों को माफ़ करने की इजाज़त दी जाए जो अपनी बहन कंदील बलोच को मारने में मुबैना तौर पे मुलव्विस हैं।
तो अदालत ने आज फैसला सुनाना था। जज ने आज उनसे पूछा, मोहम्मद अजीम जो हैं, कि आप सिर्फ अपने दोनों बेटों को ही माफ़ कर रहे हैं या जो भी मुलजिम हैं उन्हें भी माफ़ कर रहे हैं? तो वालिद ने कहा जी मैं अपने बेटों को माफ़ कर रहा हूँ। तो जज ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि फ़ैसला जो है तमाम गवाहियाँ मुकम्मल होने के बाद जो प्रीवेलिंग एक्ट है उसी के ये नहीं कि भाई जब कत्ल हुआ था तो वो एक्ट नहीं थी तो हम निकल सकते। लेकिन वो जैसे प्रोसिक्यूशन के लॉयर ने कहा था कि जो ओरिजिनल एक्ट है 2004 का भी, वो भी ये बात कहता है कि अगर ये इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता क्योंकि स्टेट जो है ऑनर किलिंग के केसेस। दूसरी तरफ एक और चीज़ है जिसकी जानिब मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी जो है बराए कानून और इंसाफ, कल उसका इजलास हुआ। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट में एक अमेंडमेंट थी। ये बिल जो है 30 अप्रैल को पीटीआई के कुमार वेंकवानी ने पेश किया था। बहुत उस पर धींगा मुश्ती हुई थी। खुद जो तहरीक इंसाफ है वो 2 हिस्सों में बढ़ गई थी। बिल्कुल। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी और वज़ीर ममलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद ख़ान ने उन्होंने कहा कि नहीं, किसी सूरत में हम ये बिल पास नहीं होने देंगे। जबकि इंसानी हुकूक़ की वज़ीर शीरी मज़ारी और जो ख़वातीन अरकान की मेजॉरिटी थी उन्होंने कहा जी ये बिल बिल्कुल पास होना चाहिए कि शादी की ख़ास मतलब उन्होंने ये कहा था ये बिल में कि 18 साल से कम उम्र बच्चे की शादी नहीं हो सकती। अच्छा, फिर ये है कि वो बिल जो है वो 50 और 75 के रेशो से मंजूर हो के कायमा कमेटी को गया कि इसको जो है वो कोडिफाई करें और शेप दें। तो कल जनाब कायमा कमेटी का इजलास हुआ, उसमें भी बड़ी धुआंधार बहस हुई और उस कायमा कमेटी ने ये बात नामंजूर कर दी, मुस्तरद कर दी कि 18 साल की उम्र की कैद लगाई जाए। उन्होंने कहा जी कि ये गैर शरई बात हो जाएगी। अच्छा, लेकिन मज़े की बात है कि सिंध में ये कानून लागू है जी बिल्कुल कि लड़के और लड़की जो हैं उनकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए शादी के लिए, मगर विफाक में उन्होंने कहा कि नहीं लागू। अच्छा, एक सवाल है, क्या कायमा कमेटी के पास ये इख्तियार है कि वो बिल को रिजेक्ट कर सकती हैं अगर उस पर वोटिंग भी हो गई है और वो आगे चला गया है? जी, भेज सकती है, वापस भेज सकती है वापस। तो यहाँ पर क्या रिजेक्ट किया है, वापस भेजा है? इसके बारे में ये अमेंडमेंट जो है ना, उन्होंने कहा कि ये नहीं, उन्होंने वो कर दी है, रिजेक्ट कर दी है। तो अब मैं बिल पे बाकी जो चीजें हैं वो तो रहेंगी, बाकी तो लेकिन ये खास जो 18 साल वाली हद है। लेकिन बिल तो यही है ना, और कौन सी चीजें होंगी उसमें यार कि मतलब कि प्रीएम्बल भी कि मतलब मांग यहाँ से बनानी चाहिए, यहाँ से बनानी चाहिए, सर को मुन लेना चाहिए। क्या इस मौके पे मुझे नहीं पता पीपल्स पार्टी के जो कायमा कमेटी के मेंबर थे उन्होंने मुखालफत की या मुआफ़क़त की, अंदर की जो है वोटिंग पैटर्न सामने नहीं आ सका, लेकिन उसमें JUIF भी थी, मुस्लिम लीग नवाज़ भी थी, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी भी थी। तो अगर मेजॉरिटी ने रिजेक्ट कर दिया है तो इन पार्टियों के बंदे भी होंगे। बिल्कुल होंगे, इस मामले में हम सब एक हैं। बिल्कुल, जैसे कमेटी ने कहा, हम भी कहते हैं कि ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। मकबूजा कश्मीर के इशू को हाईलाइट करने के लिए पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक और मीडिया कैंपेन जारी है और लेटेस्ट जो है वो एक इंटरव्यू है जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने न्यूयॉर्क टाइम्स के सहाफ़ियों सलमान मसूद और मारी अल हबीब को दिया था। उसमें जब सवाल पूछा गया कि टॉक्स और मीडिएशन का क्या फ्यूचर है, तो जवाब उन्होंने दिया कि अब भारत की हुकूमत से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना है कि बहुत कोशिशें की, बहुत बातचीत करने की कोशिश की ताकि अमन हो, ताकि डायलॉग हो, लेकिन शायद उन्होंने समझा कि ये अपीज़मेंट यानी कमज़ोरी है, पाकिस्तान की मजबूरी है, और उन्होंने फिर ज़ाहिर है कि जो कश्मीर में जो हुआ वो किया। इसके साथ साथ इमरान खान कहते हैं कि अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा करने के लिए इन टर्म्स ऑफ डायलॉग। अच्छा, अब कुछ लोगों को ये बहुत एक हार्ड स्टेटमेंट लग रही है मेरी नज़र में, और आप कुछ कह भी नहीं सकते इस स्टेज पर, क्योंकि एक बात क्लियर है कि भारत की साइड से कोई रेसिप्रोसिटी नहीं है। इतना गुस्सा शायद इसलिए भी है क्योंकि अप्रोचेस की गई थी डिप्लोमेटिक,
और कुछ वो होती हैं अप्रोचेस जो हम सबको नज़र आती हैं, मतलब मीडिया को भी नज़र आती हैं, जो पब्लिक व्यू में होती हैं, और फिर एक होती है बैक चैनल डिप्लोमेसी। और आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत में क्योंकि हर मूव पर मीडिया की इतनी कड़ी नज़र होती है, ऑपोजिशन की, सब की, तो बहुत जो बातें होती हैं, जो करने वाली बातें होती हैं, वो बिहाइंड क्लोज डोर्स होती हैं, बैक चैनल होती हैं, अवे फ्रॉम द कैमराज। धीरे धीरे में पता लग रहा है अब कि वो बातें क्या थीं और कब हुई हैं। कामरान यूसुफ साहब का एक आर्टिकल अभी रिसेंटली छपा था एक्सप्रेस ट्रिब्यून में इसी चीज़ के बारे में, कि जो सारी जो चीज़ें हो रही थी, जो हमें नज़र आ रही थी कि इमरान खान साहब ने कंग्रेचुलेटरी ट्वीट भी भेजी, फिर फ़ोन को खतों का भी एक्सचेंज हुआ, ये पीछे बिहाइंड द सीन्स कोरियोग्राफ थी। अच्छा, कोरियोग्राफ कौन कर रहे थे? इंडियन हाई कमिश्नर अजय बिसारिया भारत की साइड से, जिनको अभी वापस भेज दिया गया है, और पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद, जो साबिक पाकिस्तान हाई कमिश्नर इन न्यू दिल्ली भी थे। मकसद, एंड गोल क्या था कि यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली की जो अभी सेशन आने वाला है, उस वक्त एक मीटिंग हो नरेंद्र मोदी और इमरान खान की, और फिर उसके बाद एक रोड मैप डेवलप हो फॉर एक्चुअल टॉक्स। अच्छा, बीच में क्या हुआ कि आपको याद होगा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, वहाँ पर दोनों वजीर आज़म गए थे, ठीक है, और हालांकि मीडिया में सिर्फ इतना रिपोर्ट हुआ कि वो मिले और हाथ मिलाया, और ब्रीफ हैंडशेक, और ब्रीफ हैंडशेक की कितनी ब्रीफ थी, 2 सेकंड की थी, 2 मिनट की, इसके ऊपर बड़ी डिबेट चली है कि मतलब किसी ने यूं तो नहीं कर दिया, यू नो, तो ये सारी बातें कर रही थी। लेकिन बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा था कि एक्चुअली जब इमरान खान हॉल में दाखिल हुए तो एक प्रॉपर डायलॉग हुआ था दोनों वजीर आज़म के। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू कामरान यूसुफ स्टोरी। और कहा, पाकिस्तान ने भी कहा था कि जी बिल्कुल हम कुछ आपके कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे ताकि आपके लिए भी पॉलिटिकली आसान हो हमारे से बात करने का, एंड ऑब्वियसली वाइस वर्सा। लेकिन फिर अब जाहिर है कि ये लग रहा है कि ये सब कुछ एक कवर ही था, और एक्चुअली तो वो आर्टिकल 370 को ही हटाने की कोशिश कर रहे थे। अगस्त 5 के बाद तो बिल्कुल ही शायद ये एक डिप्लोमेटिक स्मोक स्क्रीन थी। अच्छा, अपने इंटरव्यू इमरान खान ने ये भी कहा कि, और बार बार ये बात कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में एथनिक क्लेंजिंग और नस्ल कुशी का ख़तरा है, और दुनिया को इस पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि अगर चीज़ें एस्केलेट हुई तो दोनों पावर्स न्यूक्लियर पावर्स हैं। अच्छा, ये भी अब एक न्यूक्लियर थ्रेट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, ठीक है। नस्ल कुशी यानी जेनोसाइड की अगर हम बात करें तो यकीनन इसी चीज़ की तैयारी हो रही है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये जेनोसाइड वॉच कह रही है। एक बहुत ही मशहूर वेबसाइट है जेनोसाइड वॉच, जो डॉक्टर ग्रेगरी स्टैंटन एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने 1999 में कायम की थी। मकसद इसका ये है कि नस्ल कुश, क्योंकि शब्द होते हैं जब नस्ल कुशी हो गई होती है, इन्होंने कहा कि इनिशियल स्टेजेस में आप आइडेंटिफाई करें कि सर ये होने वाला है, और फिर उसी वक्त एक्शन लें। जेनोसाइड वॉच ने अब 2 अलर्ट्स दिए हैं जो इंडिया के से रिलेट करते हैं। एक मकबूजा कश्मीर में वो कह रहे हैं कि जेनोसाइड के लिए ज़मीन तैयार की जा रही है, प्लानिंग इन प्रोग्रेस है, और दूसरा असम। अच्छा, वो ये क्यों कह रहे हैं? जाहिर है कि उनकी एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी है, काफ़ी बैकग्राउंड दिया है उन्होंने कि 1984 में जो मुजाहरे हुए थे सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए मकबूजा कश्मीर में, उनको ब्रूटली क्रश किया गया, फिर वहाँ के जो कश्मीरी हिंदूज हैं उन पर एक रिएक्शन आया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन 2006 से लेके अब तक 70,000 से ज़्यादा कश्मीरियों को कत्ल किया गया है एट द हैंड्स ऑफ इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस। 40 मैस ग्रेव्स हैं जो आइडेंटिफाइड हैं, अल्लाह जानता है और कितनी हैं। मिसिंग पर्सनस की भी तादाद बहुत ज़्यादा है, 8,000 से ज़्यादा शायद, और रेप एंड मर्डर एंड टॉर्चर रूटीन है। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कि इन्होंने क्यों ये क्लासिफिकेशन दी है, उन्होंने कहा कि एक तो, अच्छा, 3 इनके अलर्ट्स होते हैं। एक है जेनोसाइड अलर्ट, जहाँ के जिसका मतलब है कि अभी तैयारी की जा रही है। एक है जेनोसाइड वार्निंग, जिसमें है कि भाई तैयारी मुकम्मल हो गई है, काम शुरू होने वाला है। और थर्ड है जेनोसाइड इमरजेंसी, मतलब कि एक्चुअल नस्ल कुशी शुरू हुई है। अकॉर्डिंग टू देम मकबूजा कश्मीर में अभी आप स्टेज 1 पर हैं कि तैयारी की जा रही है। तैयारी कैसे कि एक तो आप क्लासिफाई करें और पोलराइज करें, डिवाइड करें। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक हिंदू डोमिनेटेड आर्मी विद सिख्स ऑल्सो वर्सेस अ मुस्लिम पॉपुलेशन, तो एक डिवीजन वहाँ पर ही आ गई। फिर डिह्यूमनाइजेशन,
कि यार ये इंसान नहीं है, ये तो मुजरिम है, सेपरेटिस्ट है, टेररिस्ट है, दहशतगर्द है, देशद्रोही है, एंटी नेशनल है। और अगर आप पूरा नैरेटिव देखें भारत का तो वो यही है। इंडिविजुअल्स की तरह तो किसी को कोई देख ही नहीं रहा। फिर जाहिर है कि बीजेपी और बीजेपी की जो एलाइड मीडिया है वो फिर फेक न्यूज़ भी चलाते हैं और उनकी हर बात पोलराइजेशन पर भी होती है, इस हद तक कि हॉलोकॉस्ट में फाइनल सोल्यूशन का आपने सुना होगा, नाज़ीज़ कहते थे कि एक ही हल है। वही अल्फाज बीजेपी इस्तेमाल करती है फाइनल सोल्यूशन की, और फाइनली कि वो मानते ही नहीं है कि यहाँ पर कुछ हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जी हम तो डेवलपमेंट ला रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कभी किसी भारतीय फौजी या भारतीय पुलिस वाले को मर्डर, टॉर्चर, रेप या किडनैपिंग के इल्ज़ाम पर कभी प्रोसिक्यूट नहीं। ऑशविट्ज़ का पता भी वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद लगा था। ऑशविट्ज़ का पता भी तो कह रहे हैं ना कि आरएसएस और ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। जो मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया है, अभी मैं देख रहा था हिंदुस्तान टाइम्स पे स्टोरी लगी हुई है कि दी हिंदू पे और ये लगी हुई है कि इंडिया इज़ ईजिंग रिस्ट्रिक्शंस इन कश्मीर, और उसका शुरू होता है कि बस इंटरनेट बंद है और सेलफोन्स बंद हैं, बस दुकानें बंद हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, और तो लेकिन इंडियन क्योंकि स्कूल खोल दिए हैं जिसमें बच्चे नहीं जा रहे हैं, जाहिर है, तो वो तो उन्होंने कहा कि इंटरसिटी कुछ जो है रक्शे हमने चलते हुए देखे हैं कि वो इंटरसिटी कुछ जा रहे हैं, और बस इस तरह करके तो ये ईजिंग ऑफ जो है रिस्ट्रिक्शंस हो रही है वहाँ पर। बिल्कुल। और इस बारे में आज यूएन ने जो है यूएन का जो इंसानी हकूक़ का इदारा है उसने भी एक रिपोर्ट जारी की है, और बाकायदा उन्होंने कहा है हुकूमत भारत को कि जनाब आपने जो ये क्रैकडाउन, उन्होंने क्रैकडाउन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जो किया है और जो ब्लॉकेट किया है कम्युनिकेशन के, उसको फौरी तौर पर हटाया जाए। उन्होंने कहा है कि आपने कश्मीरियों को बिना जुर्म, और उन्होंने लिखा है कि बिना किसी जुर्म के आपने उनके ऊपर जो है ये क्रैकडाउन किया है आपने। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये जो शट डाउन किया है ये भी फंडामेंटल जो नॉर्म्स हैं उसके ख़िलाफ़ है और बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। तो आप ये क्या कर रहे हैं? अभी हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मज़ीद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की, जिस पर बैनुल अक़वामी बरादरी ने तो अपनी तशवीश का इजहार किया ही है। अब जो अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ का इदारा है उसने भी आज एक बयान जारी किया है, जिसकी कुछ तफसील मैंने आपको ब्रेक से पहले बताई। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें ये मालूमात मिल रही हैं कि भारतीय हुक्काम या भारतीय जो फोर्सेस हैं वो उन्होंने मज़ीद अरेस्ट करनी शुरू कर दी हैं, जिसमें सियासी लोग भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, इंसानी हकूक़ के कारकुन भी हैं, और जो एहतजाज कर रहे हैं उनका भी। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि वो बहुत ज़्यादा उन्हें तशवीश है कि भारतीय अफवाज जो हैं वो रातों को घरों में घुस कर लोगों को उठा रही हैं, नौजवान हैं जिसमें ज़्यादातर, और उनको जो कि शदीद इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है। और उन्होंने ये कहा कि ये न सिर्फ इसको रोका जाए बल्कि इसकी तहकीकात भी की जाएँ, और जो इसका ज़िम्मेदार है उसको सज़ा भी दी जाए। अब जाहिर है भारत तो इस मूड में नहीं है। जेनोसाइड वॉच की बात आप कर रहे थे कश्मीर के हिसाब में, और उस वक्त कहा गया था कि दो के बारे में अलर्ट किया गया, कश्मीर और आसाम। कश्मीर की बात तो हो गई है, आसाम के बारे में बात जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि 1983 से लेके अब तक 3 वहाँ मैसेकर हो चुके हैं। सबसे बड़ा 83 में हुआ था, नीली मैसेकर कहलाता है, जिसमें 2000 से ज़ायद जो हैं लोग मारे गए, उनमें ज़्यादातर अक्सरियत मुसलमानों की थी। जेनोसाइड वॉच के मुताबिक आसाम में जो नया नेशनल रजिस्टर बन रहा है उसमें 70 लाख से ज़ायद अफराद जिनकी अक्सरियत बंगाली निजात मुसलमानों पर मुश्तमिल है वो अपनी शहरियत से महरूम हो सकते हैं, और उन्हें खुसूसी तौर पे कुछ गैर मुल्कियों के लिए नज़रबंदी कैंप बनाए गए हैं नए, उनमें भेजा जा सकता है। अच्छा, वज़ीर दाखिला जो अमित शाह हैं ये इलेक्शन कैंपेन के दौरान ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि जो आसाम मुसलमान हैं दे आर टर्माइट्स, वही डिह्यूमनाइजेशन वाली लैंग्वेज। हाँ। अच्छा, आसाम के जो वज़ीर आला हैं जेनोसाइड वॉच के मुताबिक सरबेनंदा सोनोवाल,
उन्होंने गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी के लिए, फॉरेनर्स की गिरफ्तारी के लिए इजाफी पुलिस और नीम फौजी दस्तों को भेजने की दरख्वास्त की है। अच्छा, ऐसे इक़दाम के नतीजे में बकौल जेनोसाइड वॉच आम आबादी भी इनकरेज होती है कि वो अपने तौर पे मैसेकर की तरफ राग़िब हो, और अक़लियतें जो हैं वो सबसे बड़ा टारगेट होती हैं। जेनोसाइड वॉच ने ये जो वार्निंग्स हैं ये अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को, नस्ल कुशी से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी मुशीर, इंसानी हुकूक़ के हाई कमिश्नर और अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक को फ़र्दन भेजी है कि वो दबाव डालें कि वो आसाम में लाखों मुसलमानों की शहरियत, खुसूसन उनकी शहरियत ख़त्म ना करें जो पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ नस्ल दर नस्ल आबाद। इसमें तो एक वॉर हीरो भी था जिनकी शहरियत कैंसिल कर दी गई थी। अच्छा, ये अब बज़ाहिर है तो दो अलग इलाके और दो अलग जेनोसाइड्स इन प्लानिंग, लेकिन बड़े एजेंडे की तस्वीर में एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ में। और ये जो आपने अभी बात की ना कि जो लोकल पॉपुलेशन है वो फिर क्यों लेती है ना सर के ऊपर से ये ऑर्डर आ रहा है। पहलू खान के केस में क्या हुआ, हाँ, बंदे को कत्ल कर दिया आपने, वीडियोज हैं उसकी, अदालत ने कहा नहीं सर आप लोग जा सकते हैं, हालांकि वीडियो है वो बंदे को कत्ल कर रहा है, लेकिन नहीं आप जा सकते हैं। तो नीचे तक सिग्नल क्या आता है जब आप कहते हैं दीमक, जब आप कहते हैं कि इनको खत्म कर दो। जब इनफैक्ट योगी आदित्यनाथ की एक रैली में एक बंदे ने कहा कि मुस्लिम खवातीन की लाशें निकाल कर उनके साथ आप ज्यादती करें, ये जब ऊपर से मैसेज आता है और कोई एक्शन नहीं होता तो नीचे तक और ये मैसेज के हरियाणा के जो वजीर आला हैं सबसे पहले उन्होंने कहा था, ये जो 5 अगस्त को जो कश्मीर ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म की गई तो हरियाणा का वज़ीर आला पहले थे। आम बंदा कहता तो कोई बात नहीं, वज़ीर आला ये कह रहा है कि हम कश्मीरी लड़कियों से शादी करें। जैसे मेरा ख्याल है कि कश्मीर में जो सेक्सुअल वायलेंस हुई है तो ये सिग्नल होता है। इतनी ज़्यादा ये वीडियोस आ रही हैं, बात ही ना करें इसके बारे में कि बहुत ज़्यादा ये आम लोगों के लिए सिग्नल होता है कि अच्छा, सिग्नल कुछ हद तक यूएस कांग्रेस तक भी फाइनली पहुंच गया है, और कुछ गैर रवायती बातें की हैं कुछ यूएस कांग्रेसमैन में, और ये छोटे लोग भी नहीं है। मैं जिक्र करूंगा कांग्रेसमैन एडम स्मिथ का, जो है चेयरमैन ऑफ द हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी, मतलब जो फौज को एक तरह से उनकी चीज़ों को देखती हैं, सो वेरी हाई अप। उन्होंने बाकायदा इंडिया के यूएस एम्बेसडर को फ़ोन कॉल की और कहा कि जी बहुत हमें कंसर्न्स हैं कि आपने कम्युनिकेशन ब्लॉकआउट कर दी है, आपने इतनी फ़ौज भेज दी है, कर्फ्यू लगे हुए हैं। और ये इन्होंने क्यों कहा, ये मतलब क्यों कॉल की यूएस इंडिया के एम्बेसडर को, इसलिए नहीं शायद कि पाकिस्तान के लिए बहुत है या कश्मीर के लिए बहुत है, इनके कंस्टिट्यूएंट्स जिसमें कश्मीरी अमेरिकन हैं वो गए इनके पास। और देखें वही हम बात हो रही थी ना अगले रोज कि कश्मीरी डायस्पोरा किस तरह लॉबिंग कर सकता है, इस तरह लॉबिंग कर सकता है। वो गए, उन्होंने कहा कि जी हम वहां से होकर आए हैं और हमारे घर वालों पर ये हो रहा है, आप खुदारा अपनी आवाज बुलंद करें। तो एक तो इन्होंने बात की। फिर है सेनेटर बॉब मेनेंडेस, जो भी सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के एक हायर मेंबर हैं। उन्होंने और कांग्रेसमैन एलियट जे एंगल, जो चेयरमैन है हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के, उन्होंने भी एक जॉइंट स्टेटमेंट दी कि सर हम भी ये देख रहे हैं, और ये थोड़ी सी वाटर डाउन स्टेटमेंट है कि जी आप इतनी बड़ी जमहूरियत है तो फिर आपको थोड़ी सी जमहूरी रवैया भी इख्तियार करना पड़ेगा। और ज़ाहिर है उसके साथ साथ पाकिस्तान को भी कहा है कि जी आप कोई रिटेलिएटरी अग्रेशन ना करें, क्योंकि ये करना पड़ता है नहीं तो इनका खाना हजम नहीं होता ना, ज़ाहिर है। लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉमेंट है इसमें मेरी नज़र में वो है कांग्रेसमैन यवेट क्लार्क, न्यूयॉर्क की हैं, मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेट हैं। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कोई हक नहीं है कि ये जो कश्मीर की आवाम के साथ वो कर रहे हैं, और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है यूएस कांग्रेस का कि हम इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ें बुलंद करें, हम खुद मुख्तारी के लिए अपनी आवाज़ें बुलंद करें, सेल्फ गवर्नेंस के लिए, आज़ादी के लिए नहीं, और मज़हब की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करें। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब वो वाशिंगटन वापस जाएंगी सितंबर में, जब कांग्रेस दोबारा सेशन में आएगी, तो वो कांग्रेस के फ्लोर पर भी ये बात करेंगी ताकि कांग्रेस भी इसके ऊपर कुछ एक्शन ले सके। तो माना कि इंडियन लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाँ, और आजकल काफ़ी पैनिक है, लेकिन आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, और शायद इसमें मेजर रोल कश्मीरी डायस्पोरा का भी। इवन यूएन की तरफ से जो स्टेटमेंट उन्होंने ये भी कहा है कि लाइव एम्यूनेशन वहाँ यूज़ हो रहा है, वहाँ नहीं करें। तो ये चीज़ जैसे मसला चलता जाएगा, जैसे वो लोग देखेंगे कि यार ये मसला हल नहीं हो रहा, तो फिर कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। और ब्रेक ले लें।
ट्विटर पर अगर आप कश्मीर के हक में आवाज़ उठाएंगे तो आपको वार्निंग मिल जाएगी कि जी आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और हम आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। लेटेस्ट जो 2 वार्निंग्स आई हैं मेरी इत्ला में, वो आई हैं पाकिस्तानी वेबसाइट सियासत.pk को और पाकिस्तानी सहाफ़ी वजाहत एस खान को, जिन्होंने फिर CPJ और आलमी इदारों को भी टैग करके कहा कि यार आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ट्विटर से अभी तक कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं आया और शायद ना ही आए। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ट्विटर पर फेक अकाउंट बनाकर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें तो कोई मसला नहीं सर, 100 बिस्मिल्लाह आप करते रहें। मेरा इशारा है आजकल कुछ बहुत ही अजीब किस्म के फेक अकाउंट्स आ गए हैं हमारे सामने पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स के, और जाहिर है कि ये फेक है, आपको एक और दफ़ा बताता चलूँ ताकि आप गलत ना समझें। जैसे कि लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अदनान गुल मिर्ज़ा, जिनकी ट्वीट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी मैंने पाक फ़ौज से रिटायरमेंट ले ली है क्योंकि मैं अहमदी हूँ और हमारे 17 अहमदी भाइयों ने भी रिटायरमेंट ले ली है। हमने हमेशा इस मुल्क की खिदमत की लेकिन हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। उसके बाद फिर एक और ट्वीट आती है कि जी मेरे कॉलीग्स भी अब मुझे कॉल कर रहे हैं और जो मेरे सारे जो पश्तून ऑफिसर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि जी बहुत बुरा हो रहा है, हम सब इस्तीफ़ा दे रहे हैं। और फिर इस तरह इट गोज़ ऑन। और फिर हाँ, एक ये भी आती है कि अभी मुझे एक ईमेल आई है PTM की और वो कह रहे हैं कि सर हम बड़े खुश हैं और आप हमारे से मिल जाए। मसला ये है कि ये जो तस्वीर जो डिस्प्ले पर लगाई हुई है, इस पर इंडियन फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ ने भी काम किया है। अदनान गुल मिर्ज़ा की नहीं है क्योंकि कोई अदनान गुल मिर्ज़ा है ही नहीं। ये है फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अदनान साहब। और ये तस्वीर कहाँ से ली है? don.com पर एक खबर आई थी जब इनको कमांडर बहावलपुर कोर लगाया गया था। इमरान मीर साहब ने ये स्टोरी दी थी। जब ये पता लगा कि ये एक्चुअली उनकी तस्वीर है तो उसको हल्का सा फोटोशॉप करके दोबारा लगा दिया, मतलब यहाँ पर एक पिन लगा दी, थोड़ी सी बाहों की ट्रिमिंग कर ली और शेव उनकी हटा दी। लेकिन ये भी आप देख रहे हैं दोनों को, और ये कंपैरिजन ऑल्ट न्यूज़ ने ही की है। और जैसे कहते हैं ना अक्सर कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, और इससे थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा अकल। अच्छा, ये तो एक केस हो गया। एक और केस जो मैं खुद देखा था वो है लेफ्टिनेंट आसिमुद्दीन जमाल जी। जमाल नहीं, इट गेट्स बेटर, वो सब अभी सुनते रहे, ठीक है। जिन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब ये इतनी भी नहीं है कि आप लिखते हैं AJK ताकि थोड़ा सा हजम हो जाए यार। और बलोचिस्तान में ज्यादतियां हो रही हैं, ये बहुत शेमफुल है। और क्योंकि मुझे इतना बुरा लग रहा है मैं अपने 100 रेंजर्स के साथ रिजाइन कर रहा हूं, हालांकि ऑब्वियसली ये रेंजर्स के नहीं है। बहरहाल सुने पे सुहागा इनकी तस्वीर इनकी अकाउंट पर किसकी तस्वीर लगाई है? आपको याद है हमारे दोस्त साबिक DG ISPR आसिम बाजवा साहब, सर ये बाजवा साहब की तस्वीर लगाई हुई है। और अगर दिस वाज नॉट गुड इनफ, एक ट्वीट का साइन ऑफ क्या है, क्योंकि जाहिर है ये आपने दिखाना है कि मैं मुहब्बुल वतन हूँ, इसीलिए मुझसे ये बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। लिखा हुआ है पाकिस्तान जिंदाबाद ना, मतलब आसिमुद्दीन जमाल पाकिस्तान जिंदाबाद। जरूरी है कि आप इस तरह की हरकत करेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, और ये बहुत ही शर्मनाक है, लेफ्टिनेंट जाजिब चौधरी के नाम से एक अकाउंट बनाया है और उसमें लिखा हुआ आई एम प्राउड बलोचिस्तानी। हालांकि अगर वो बलोचिस्तान से ताल्लुक होता तो अपना क्या कहता? बलोच कहता, बलोचिस्तानी नहीं कहता, अनलेस के रेजिमेंट की बात हो रही है, लेकिन उसमें भी बलोच ही होगा, ठीक है। ये जो है दर हकीकत इनकी, ये कौन है जिसकी तस्वीर ये इस्तेमाल किए गए हैं? ये हैं बिल्कुल कैप्टन, ये कैप्टन थे, इनका नाम जाजिब भी था। 17 लैंसर के थे जो स्वात ऑपरेशन में शहीद हो गए। तो मतलब इतना घटिया नहीं होना चाहिए, इतना घटिया नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ रियल अकाउंट्स भी हैं वो सच साहब, वो जरा उस पर भी जिक्र करें कि उनके साथ क्या। बिलाल करीम मुगल की एक BBC में स्टोरी जो है वो आई है। तमिलनाडु की एक खातून है प्रभा राज उनका नाम है, बहुत सियासी धड़म धकेल डीप सी लायोनेस इनके ट्विटर नाम है प्रभा राज। तो उन्होंने अच्छा वो चूंकि खुद भी दबंग हैं तो उनके खिलाफ जबरदस्त किस्म की टाइमलाइन देखी है मैंने, ट्रोलिंग होती रहती है ना। लेकिन एक साहब ने ट्रोलिंग से कुछ ज़्यादा ही कर दिया, उन्होंने प्रभा को एक फोहश ट्वीट जो है बिल्कुल नंगा किस्म का वो कर दिया।
प्रभा ने उसे ढूंढ निकाला। उन्होंने कहा कि वो एक शादीशुदा आदमी था और उसकी एक 7 साल की बच्ची थी। बहुत खूब। तो प्रभा ने कहा, इन साहब का जो स्क्रीनशॉट था वो डाल दिया, जो अपना जो उन्होंने, हाँ वो डाल दिया उस पर। अच्छा, तो इन्होंने फिर एक और ट्वीट अकाउंट बनाया और उससे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो। तो उसने कहा बरसरे आम माफ़ी मांगो। उसने कहा ये मेरे लिए ज़रा मुश्किल होगा। तो उसने कहा, प्रभा ने फिर कहा कि एक ऑनलाइन अकाउंट है, ऑनलाइन फ़ंड है कश्मीरी सहाफ़ियों के लिए एहतियात जमा करने वाला, उसमें $500 से $1000 के दरमियान कोई रकम तुम डालो, तब मैं जाके ये जो है डिलीट करूँगी जो स्क्रीनशॉट्स हैं। तो उसने कहा मेरा कार्ड नहीं चल रहा है, क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा। तो उसने कहा तुम्हारे पास 15 मिनट हैं, उसके बाद मैं लीगल कार्रवाई शुरू कर दूंगी। 15 मिनट बाद फिर उसने ज़ाहिर है $501 का अतिया दिया। तो प्रभा ने भी वादे के मुताबिक जो स्क्रीनशॉट्स थे उसकी फौज ट्वीट के वो डिलीट कर दिए। तो ये भी हो रहा है, कश्मीर को सपोर्ट करने का ये भी तरीका। बिल्कुल। तो फिलहाल इजाज़त, कल जुमा है, कल आपकी सुनेंगे। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।